बच्चों हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या अध्ययन करेंगे हम इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम प्राचीन भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे और ये समझेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, जातिगत आधार पर समाज किन किन भागों में विभक्त था। इसी के साथ ही समाज की विभिन्न कुप्रथाएं जैसे कि बाल विवाह, सती प्रथा, इनसे समाज को किस तरह से मुक्त कराया गया और इसी के तहत ही हम विभिन्न समाज सुधारकों व संगठनों की भूमिका का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को फर्स्ट वीडियो के साथ, परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। और इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं परंपरागत समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी और धीरे धीरे फिर महिलाओं की स्थिति में कैसे सुधार हुआ, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने महिला शिक्षा, महिला अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। बच्चों आज हम देखते हैं तो महिलाओं को पुरुषों की समान ही सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। महिलाएं पुरुषों की समान ही शिक्षा प्राप्त करती हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और फिर आगे चलकर विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं, व्यवसायिक कार्य भी करती हैं। इसी के साथ ही महिलाओं को वोट डाल करके अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, खुद भी सरकार के रूप में चुनने का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। यानी हम देखते हैं कि महिला और पुरुष में वर्तमान समय में कोई अंतर नहीं किया जाता है, उन्हें पुरुषों के समान ही आगे बढ़ने, अपने व्यक्तित्व के विकास करने के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें परंपरागत भारतीय समाज की, 200-250 साल पहले के समाज की, तो उस समय स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। आज जैसी स्थिति नहीं थी। महिलाओं को बहुत ही दोयम दर्जे का, निम्न दर्जे का समझा जाता था और महिलाओं को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। जैसे कि हम बात करें प्राचीन समय की, कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जब एक महिला की पति की मृत्यु हो जाती थी, यानी जो विधवा महिला थी, उसे पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, बल्कि उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि उसको अपने पति के साथ ही उसकी चिता पर जल जाना चाहिए और इस प्रथा को सती प्रथा का नाम दिया गया। जो महिलाएं सती हो जाती थी उनका महिमा मंडन किया जाता था और उनको पवित्र महिला कहकर संबोधित किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। तो हम देखते हैं कि एक तरफ तो विधवा महिला को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है, दूसरी तरफ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों में पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति थी, वो एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वर्तमान में संपत्ति पर जो महिला है उनको पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन परंपरागत समाज में संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत ही सीमित थे और महिला शिक्षा का स्तर निम्न था। ये माना जाता था कि अगर महिला को पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए ऐसा ही एक चित्र दिखाया गया है। जो यूरोपियन चित्रकार थे वो इस तरह की जो कुप्रथाएं थे उनके चित्रित करते थे। यहाँ पे 1813 में एक चित्र दिखाया गया है सती का, जो कि बाल्थज़र सल्विन के द्वारा बनाया गया है। और सती प्रथा को जो ये अंग्रेज भारत में आए थे इनके द्वारा पूर्वी समाजों की बर्बरता के रूप में देखा गया कि ये जो पूर्वी समाज हैं, भारत है, एशिया के जितने समाज हैं, उनमें ये मानव जाति के नाम पे एक तरह की बर्बरता ही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति थी। समाज में न केवल महिलाओं की स्थिति खराब थी बल्कि समाज जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। जब हम बात कर रहे हैं परंपरागत भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था। जैसे हम देख सकते हैं, हालांकि मोटे तौर पे इनको वर्ण कहकर संबोधित किया जाता है, तो 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ करना इत्यादि कार्य करते थे और उसके बाद क्षत्रिय जिनका कार्य रक्षा से संबंधित था, वैश्य जो कि वाणिज्य व्यापार का कार्य करते थे और शूद्र वर्ग जिसमें काश्तकार, बुनकर, कुम्हार वगैरह आते थे। तो जो ऊंची जाति के लोग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, खुद को ऊंची जाति कहकर संबोधित करते थे। तो ऊंची जाति के लोग, ये जो शूद्र थे, इनको निम्न दर्जे का मानते थे, दोयम दर्जे का इनके साथ व्यवहार करते थे, इनको अछूत माना जाता था। क्यों माना जाता था अछूत? क्योंकि ये सफाई जो कार्य थे उनसे जुड़े हुए थे। तो इन लोगों के साथ बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। सार्वजनिक स्थल चाहे कोई हो, चाहे मंदिर हो, चाहे सार्वजनिक तालाब हो, उनके प्रवेश पर रोक लगा दी जाती थी। यहाँ तक कि वो सार्वजनिक इस्तेमाल में आने वाले कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते थे। घाट तालाबों में जाने की उन्हें छूट नहीं होती थी। उन्हें भ्रष्ट माना जाता था, उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता था। तो एक तरह से हमने मोटी मोटी समाज की संरचना देखी कि एक तो महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति थी और दूसरी हमने स्थिति देखी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, जिसमें हमने देखा ये जो निम्न जातियां थी, अछूत जातियां जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, तो इनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जाता था। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने विभिन्न जो हमारे परंपरागत वेद थे, शास्त्र थे, उनके माध्यम से इन कुप्रथाओं को चुनौती दी। तो उसी कड़ी में हम अध्ययन करते हैं
परिवर्तन की दिशा में उठते कदम कि 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन अपना रूप लेने लग गया, क्योंकि छापे खाने वगैरह का आविष्कार हो चुका था, नई नई पुस्तकें छप रही थी, पत्रिकाएं छप रही थी, मार्केट में खूब किताबें अखबार वगैरह आ गए थे। तो लोगों के विचार विकसित होने लग गए, लोग विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने लग गए, जो भारतीय समाज में प्रथाएं प्रचलित थी उन पर भी वाद विवाद होने लग गए। तो हम देखते हैं कि लोगों का जो बौद्धिक स्तर है वो अब धीरे धीरे विकसित होने लग गया और सामाजिक परिवर्तन की मांग की जाने लग गई। महिलाओं के पक्ष में आवाजें उठने लग गई, जो ये निम्न जाति के लोग थे इनके अधिकारों के लिए आवाज उठने लग गई। एक तरह से सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन शुरू हो गया। बच्चों, कोई भी परिवर्तन हो, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, दो तरह से होता है। एक तो बहुत तेज गति से, जिसे हम क्रांति की संज्ञा देते हैं, दूसरा होता है धीरे धीरे परिवर्तन। तो जब हम किसी भी समाज की संरचना में परिवर्तन चाहते हैं तो समाज की परंपराओं में, उनकी संरचनाओं में परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक रूप से ही होता है। तो इन्हीं परंपराओं को, इन्हीं समाज की संरचनाओं को परिवर्तित किया गया धीरे धीरे विभिन्न समाज सुधारक, विभिन्न संगठनों के प्रयासों से। तो उसी कड़ी में हम जो महत्वपूर्ण कुछ समाज सुधारक हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है समाज सुधारकों की श्रेणी में, सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो है राजा राम मोहन राय। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है राजा राम मोहन राय। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इन्होंने अपने संगठन के माध्यम से जो भारतीय समाज है उसमें सुधार करने के प्रयास किए। इन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा की अच्छी अच्छी बातें ग्रहण की, वैज्ञानिकता जो पाश्चात्य शिक्षा में थी, वैज्ञानिकता, तकनीकी ज्ञान, उनके ये पक्षधर थे। इसी के साथ ही इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं की समानता की भी वकालत की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के लेखों के माध्यम से उन लोगों को जवाब दिया जो कि ये मानते थे कि महिलाएं विश्वास के योग्य नहीं हैं, महिलाओं में तर्क बुद्धि नहीं है, महिलाएं बिल्कुल अनपढ़ है या महिलाओं में बिल्कुल बौद्धिक क्षमता नहीं है। तो राजा राम मोहन राय जी ने अपने लेखों के माध्यम से ये कहा कि जब तक आप महिलाओं को विकसित होने का मौका नहीं देंगे, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं देंगे, तो महिलाएं अपनी योग्यता कहाँ तक साबित कर पाएंगी। तो हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे, जो कि वो भाषाविद थे, बहुत सारी जो भाषाओं की उन्हें जानकारी थी, जिसमें हम देखते हैं कि संस्कृत, फारसी के साथ ही विभिन्न भारतीय व यूरोपीय भाषाओं की उनको जानकारी थी। तो उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से जो भारतीय समाज की कुप्रथाएं थी उन पर कड़ा प्रहार किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों को इन्होंने आधार क्यों बनाया? क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों का भारतीय समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इन्होंने इन्हीं ग्रंथों में ऐसे श्लोकों को तलाशा, ऐसे वाक्यों को तलाशा जो कि उन कुप्रथाओं पर प्रहार करे। जैसे उदाहरण मैं देना चाहूंगी सती प्रथा का। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को समाप्त कराने में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों की वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में सती प्रथा निरोधक अधिनियम पारित हुआ। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की जो विकरालता थी उसको बहुत करीब से देखा था, क्योंकि उनकी भाभी, जिनको जबरदस्ती समाज के लोगों के द्वारा सती करवा दिया गया था, सती हो गई थी वो। तो उसके बाद राजा राम मोहन राय जी के मन में ये विचार आया था कि ये जो समाज की कुप्रथा है इसको जड़ से मिटाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सती प्रथा के लिए भी जो हमारे परंपरागत शास्त्र है उनका उदाहरण देते हुए बताया था कि यहाँ इनमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि महिला को सती होना चाहिए। तो उन्होंने अपने लेखों के जरिए सिद्ध किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। राय के प्रयासों से ही 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। और हम देखते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने भी राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन किया, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वो एक चित्र जो मैंने आपको दिखाया था सती प्रथा का, कि किस तरह से ये जो पश्चिम के लोग थे, ये जो अंग्रेज अधिकारी थे या अंग्रेज व्यक्ति थे, ये पूर्वी समाजों की ये जो प्रथाएं थी इनको बर्बर कहकर संबोधित करते थे, मानवता के खिलाफ अपराध कहकर संबोधित करते थे। तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक अनेक अंग्रेज अधिकारी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को बर्बर कह करके, हिंसक कह करके उसकी आलोचना करते थे। यहाँ पे एक और चित्र हमारी बुक में बताया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कुंडा है और यहाँ पे जो एक व्यक्ति है वो झूल रहा है और एक कुंडा उसने अपने शरीर पर लगा रखा है। तो ये एक तरह से त्यौहार था और इस लोकप्रिय त्यौहार में जो भक्त होते हैं, जो पारंपरिक अनुष्ठानों में अपनी खाल में, अपनी जो स्किन, अपनी त्वचा है उसमें कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। तो आप देखिए कितना अमानवीय है, मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह की परंपराएं जो भारतीय समाज में प्रचलित थी, उनका जो अंग्रेज जितने भी व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने बर्बर कहकर इसकी आलोचना की। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय जी के भी विचारों का समर्थन किया और सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनवाया।
ऐसे ही एक और समाज सुधारक हैं महत्वपूर्ण, ईश्वरचंद विद्यासागर जी। जैसे कि हमने राजा राममोहन राय को पढ़ा, तो इन्होंने भी वही प्राचीन ग्रंथों के आधार पे विधवा विवाह का समर्थन किया कि विधवा को दोबारा से विवाह करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उस समय विधवा विवाह को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने इसका बीड़ा उठाया और इसके लिए जो हमारे परंपरागत ग्रंथ थे उनका इन्होंने सहारा लिया। उन तर्कों के माध्यम से उन्होंने बताया कि विधवाओं को पुनर्विवाह करना चाहिए। उन्हीं के प्रयासों से हम देखते हैं कि आगे चलकर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। और जो विद्यासागर जी ने जो ये बीड़ा उठाया विधवा पुनर्विवाह के लिए जो कार्य किया, उसी को आगे बढ़ाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उसमें वीरे सलिंगम पंतुलु जी ने, इन्होंने भी विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया और फिर ये कारवां ऐसे ही बढ़ता चला गया। बहुत सारे लोग जुड़े, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ। जो लोग विधवा जो पुनर्विवाह उसका विरोध करते थे तो वो लोग विद्यासागर जी के भी विरोधी हो गए थे। विद्यासागर जी का भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग जुड़े। जैसे कि बम्बई में जो युवा बुद्धिजीवी लोग थे, जो कि नए बुद्धिजीवी लोग, जो कि विचारशील लोग थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इसी के साथ ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी सरस्वती, आर्य समाज की जिन्होंने 1875 में स्थापना की थी, तो उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। और हालांकि बहुत ही कम मात्रा रही विधवा पुनर्विवाह की, बहुत ही कम महिलाओं ने इस तरह का विवाह किया क्योंकि समाज में ऐसी महिलाओं को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। यहाँ पे देखिए ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से कुछ जो महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि महिलाओं का शिक्षा की दृष्टि से कोई अच्छी खासी स्थिति नहीं थी, तो किस तरह से महिलाओं का धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू हुआ, स्कूल प्रारंभ हुए, उसको भी हम समझते हैं। आज तो हमें लगता है कि सब कुछ बड़ा ही सामान्य है, महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही जाती हैं, सहज शिक्षा केंद्र है, को एजुकेशन हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए समाज सुधारकों ने ये कहा कि सबसे पहले इनको पढ़ाना लिखाना होगा। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि कलकत्ता में विद्यासागर जी ने और बम्बई में और भी कई समाज सुधारक थे, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, विद्यालय खोले। लेकिन समस्या ये थी कि लोग बाग अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्यों तैयार नहीं थे? उनका ये मानना था कि ये विद्यालय वाले उनकी बच्चियों को घर से ले जाएंगे और बच्चियों को घर का कार्य नहीं करने देंगे। एक तो ये तर्क था कि लड़कियां तो घर के कार्य के लिए बनी हुई हैं और ये घर का कार्य नहीं करने नहीं देंगे। दूसरा ये था कि इन लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों से होकर जाना पड़ेगा, और जब ये बच्चियां सार्वजनिक स्थलों से होकर जाएंगी तो सार्वजनिक स्थलों में होकर जाएंगी तो इनकी सुरक्षा का भी उन्हें भय था, साथ ही ये भी डर था कि कहीं लड़कियां बिगड़ ना जाए। तो इस तरह की कहें कि बहुत ही मतलब अतार्किक बातें उनके द्वारा कही गई। फिर भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिलाओं ने पढ़ना शुरू किया। जैसे कि हम पिछली 7th क्लास की सामाजिक राजनीति की जो हमारी बुक थी उसमें हम अध्ययन कर चुके हैं राजसुंदरी देवी जैसी महिलाओं का, कि राजसुंदरी देवी जी का उदाहरण हमने देखा था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में जन्मी और चोरी छिप करके उन्होंने पढ़ाई हासिल की और 60 वर्ष की आयु में जाकर उन्होंने बांग्ला में अपनी आत्मकथा लिखी। तो कई ऐसी महिलाएं थी जिनके बारे में हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे, जिन्होंने चोरी छुपे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के अपनी पढ़ाई की और फिर आगे जाकर महिलाओं के हित में, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया। तो 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके, अगर किसी के पिता या पति उदार विचारों वाले हैं, मतलब थोड़ा लिबरल है, तो उनको उन्होंने अपनी महिलाओं को, अपने घर की बेटियों को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया, यानी विद्यालय में भेजना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हम देखते हैं कि कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म होती जा रही थी, आर्य समाज के द्वारा पंजाब में, और ज्योतिराव फूले जी, इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा महिला शिक्षा के क्षेत्र में। तो ज्योतिराव फूले जी के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए, यानी धीरे धीरे विकास होने लग गया, धीरे धीरे महिलाओं के लिए विद्यालय खुलने लग गए। अब ये ऐसे नहीं कि मुस्लिम समुदाय पीछे रह गया, मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी प्रयास किए गए। उत्तर भारत के जो कुलीन अच्छे मुस्लिम परिवार की महिलाएं थी वो अरबी भाषा में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लग गई, उनको घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाने लग गई, धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार हुआ। मुमताज़ अली जैसे जो समाज सुधारक थे उन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी अपने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया और उनके आधार पर बताया कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ ही उस समय जो नए नए उर्दू उपन्यास छप रहे थे उन्होंने भी महिलाओं को लिखने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।
तो ये हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं, 1875 का ये एक चित्र है। इस चित्र में ये बताया गया है कि हालांकि उस दौरान ये आशा की जाती थी कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम कठोर, मतलब महिलाओं की तरह की शिक्षा दी जाएगी, पुरुष के तुल्य, पुरुष के बराबर शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इस महाविद्यालय में महिलाओं को पुरुषों के समकक्षी शिक्षा प्रदान की जाती थी, उनके समान ही शिक्षा दी जाती थी। आगे चर्चा करते हैं। अब अभी तक हमने जो समाज सुधारक देखे, पुरुष समाज सुधारक, कि महिलाओं ने, कई ऐसे महिला समाज सुधारक भी आगे आई जिन्होंने कि महिलाओं के हित में कार्य किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। तो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही अनेक मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हम देखते हैं कि जो भोपाल की बेगमें थीं, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, और इनमें महत्वपूर्ण नाम आता है बेगम रुकैया सखावत हुसैन का, जिनके बारे में हम अगेन क्लास 7th की हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बुक में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से बेगम रुकैया सखावत हुसैन थी। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए न केवल स्कूल खोले बल्कि उनको प्रोत्साहन भी दिया। ये जो परंपरागत रूढ़िवादी विचार थे उनकी बहुत आलोचना करती थी, और उनके अनुसार जितने भी धर्म हैं उनके धार्मिक नेताओं ने अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए औरतों को निचले दर्जे पर रख रखा है। ठीक है, तो इस तरह से बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन्होंने कई ऐसी रचनाएं भी की जिसमें कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इसी तरह हम देखते हैं कि 1880 के दशक तक भारतीय महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने लग गई थी, चिकित्सक बनने लग गई थी, कोई शिक्षिका के पद पर कार्य करने लग गई थी। इसी के साथ ही कई महिलाएं शिक्षित होकर लेखिका बन गई थी, और अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जे का जो बुरा व्यवहार किया जाता था उस पर कटाक्ष करना शुरू किया। तो उन्हीं में से हम पढ़ते हैं ताराबाई शिंदे जी के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं ताराबाई शिंदे जी, इन्होंने पूना में अपने घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की। आज की तरह कोई स्कूल में जाकर, विद्यालय में जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि परंपरागत समाज के जो पुरुष थे वो महिलाओं को विद्यालय में भेजना पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने भी पूना में घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की और एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना, और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो फर्क किया जाता था ना, उसकी बहुत ही तीखे शब्दों में आलोचना की। तो इस तरह के जो विचार आए, इस तरह की जो किताबें आई, महिला लेखिकाएं कार्य कर रही हैं, विद्यालय खुलवा रही हैं, तो उससे जो महिला वर्ग है उसमें चेतना आई कि हाँ, हमें भी पढ़ना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। अब बात करें पंडिता रमाबाई की, इन्होंने भी घर पर रहकर ही शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। इसी के कारण ही इनको पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि उस वक्त जब औपचारिक शिक्षा नहीं थी, संस्कृत का विद्वान बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने ऊंची जाति की जो हिंदू महिलाएं थी उनके साथ जो बुरा व्यवहार होता था, उनकी जो दुर्दशा थी, उस पर एक किताब लिखी। उनके अनुसार हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। इसके साथ ही इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां पर वो महिलाएं आ सकती थी जो कि ससुराल में बहुत ज़्यादा पीड़ित रहती थी, और उन महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया जाता था। उनको छापे खाने में काम करना, लकड़ी के खिलौने बनाना, ये सब उनको सिखाया जाता था, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो हम देख रहे हैं कि महिला किस तरह से अपनी ही कौम को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही थी। इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक महिलाओं ने अनेक किताबें लिखनी शुरू की, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल व ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र खोले और महिलाओं को इकट्ठा करना, एकजुट करना, संगठित करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि महिलाओं ने संगठित होकर 20वीं सदी के प्रारंभ में मताधिकार के लिए, स्वास्थ्य की उचित दशाओं के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेता, उन्होंने भी महिलाओं की इन मांग का समर्थन किया कि हाँ, बिल्कुल महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। और इन्होंने ये समर्थन दिया और कहा कि जैसे ही भारत को आज़ादी मिलेगी, महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी अपेक्षा की कि महिलाएं स्वतंत्रता आंदोलन में उतने ही बढ़ चढ़कर भाग लेंगी जितने कि पुरुष ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धीरे धीरे विकास हो रहा था, महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थी। इसी कड़ी में हम पढ़ते हैं कि पहले बाल विवाह बहुत आम बात थी, बहुत कम उम्र में बच्चों की विवाह कर दिया जाता था। हालांकि अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं भारतीय समाज में जिनमें अबूझ पर अबुद्ध बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो ये भी एक कुप्रथा थी। तो महिला संगठनों का जो विकास हुआ, धीरे धीरे समाज में विभिन्न संगठन सुधारक सक्रिय हुए, तो लोगों ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कर दिया गया। वर्तमान में बताओ जरा मुझे, क्या न्यूनतम आयु है विवाह के लिए?
हाँ, पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। तो यहाँ पे देखिए प्रतीकात्मक चित्र बताया गया है, किस तरह से 8 साल की एक दुल्हन दिखाई गई है, क्योंकि बाल विवाह जब हो जाएगा तो बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता है ना। तो इस तरह से जो समाज की कुप्रथाएं थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, इनका विरोध किया गया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और हमने कई संगठन देखे जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए कार्य किया। महिलाओं का भी देखा कि किस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।